हाय, दिस इज़ अमित। तो हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एस्टेट के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। ये कोर्स एक तो एस्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहेगा, और साथ में इसके आगे जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे पीजीटी के लिए, जो भी स्क्रीनिंग रहेगी आपकी कंप्यूटर साइंस की। तो अभी हम जो अभी कोर्स है ये डेडिकेटेड है हमारा एस्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए। एस्टेट कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं मार्क बाइफर्केशंस क्या है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है। उसमें क्या रहता है, आपका एस्टेट 150 मार्क्स के लिए आता है, 60 मार्क्स के लिए रहेगा इसमें कंप्यूटर साइंस का। हम देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉडरेट लेवल, इजी और डिफिकल्ट लेवल। उसके बाद 30 मार्क्स के लिए आपका रहता है चिल्ड्रन पेडागोजी। 30 नंबर के लिए इंग्लिश पूछी जाती है, जिसमें से 15 है आपका हिंदी के लिए, 15 है इंग्लिश के लिए, एंड फिर 10 मार्क्स के लिए पूछी जाती है HR जीके, हरियाणा जीके। 10 के लिए रीजनिंग पूछी जाती है, और 10 के लिए आपसे एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो 60, ये 30, और ये हमारा 30 हो गया, और ये हमारा 30 हो गया। टोटली हमारे 150 मार्क्स। 90 मार्क्स आपके रहेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस एक आपके लिए हैंडी सब्जेक्ट है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बाकी अगर पीजीटी के कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कंपेयर करें तो कंप्यूटर साइंस ज़्यादा इजी रहेगा, तो आपके लिए स्कोरिंग मार्क्स हो सकता है। अगर आप इन बाकी रिमेनिंग से सब्जेक्ट में से ज़्यादा मेहनत नहीं करते हो, कंप्यूटर साइंस पे ज़्यादा आप वर्कआउट करते हो, देन बहुत ईजी क्रैक कर सकते हो। एंड अगर आप कंप्यूटर साइंस को यहाँ अच्छे से कर लेंगे, देन पीजी स्क्रीनिंग के लिए आपको और भी ईजी हो जाएगा। अब ये जो एनालिसिस बता रही है कि अप्रोक्स 6000 कैंडिडेट हैं एस्टेट जिन्होंने पास किया हुआ है, यानी कि जो पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए अपीयर होंगे। अगर हम एग्जाम की बात करें कि आपका एग्जाम कब है, तो एग्जाम जो डेट आ चुकी है ये फाइनल डेट है, कोई टेंटेटिव डेट नहीं है। ये रहेगा आपका 2 या 3 जैन को। 2 या 3 जैन में से आपको कोई भी एग्जाम हो सकता है। तो आज अभी है 15 नवंबर, आपके पास लगभग 45 डेज है, जो कंप्यूटर साइंस को क्रैक करने के लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने MSc किया है कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद मैंने 2 टाइम नेट क्वालिफाइड किया है। उसके बाद फिर मैंने JRF क्वालिफाइड किया है, एंड मैं PhD कर रहा हूँ ऑन बेस्ड ऑफ JRF MDU से, मशीन लर्निंग पे। एंड मैंने 2019 में एस्टेट भी कंप्लीट किया है। और क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट्स में, या फिर हम खासकर अगर हम बात करें एस्टेट की। तो एस्टेट में देखो, कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करें कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मॉडरेट लेवल या डिफिकल्टी कैसी रहेगी आपकी, हाई डिफिकल्टी रहेगी या फिर नॉर्मल। तो जो पीजीटी का आप एस्टेट दे रहे हो, इसमें क्या रहता है कि आप +2 तक के जो स्टूडेंट उनको पढ़ाओगे, बट उसके जो आप डिफिकल्टी देखें तो सिर्फ मॉडरेट लेवल ही रहेगा। बट कई बार हुआ था, आई थिंक 2017 में नेट से भी ऊपर डिफिकल्ट लेवल पूछ लिया था, बट वो एक एक्सेप्शन केस था। जनरली बात करें तो मॉडरेट लेवल रहते हैं। सो हम 60 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे इस जो हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, 60 मार्क्स जो कंप्यूटर साइंस है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेन रहते हैं, तो इसमें है हमारा C++। मोस्टली बच्चे कंप्यूटर साइंस जब प्रिपेयर करते हैं ना, लैंग्वेज को लीव कर देते हैं एज ए ऑप्शनल, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद HTML, XML, ठीक है। विंडोज़ की जो शॉर्टकट कीज है, MS ऑफिस की जो शॉर्टकट कीज है, ये वो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चे ऑप्शन में छोड़ देते हैं, बट स्कोरिंग्स आपकी यही इंक्रीज होगी। तो जैसे C++ है, ये कुछ मिसलेनियस हम इसको बोल सकते हैं। हो सकता है कि ना भी आए, हो सकता है कि आ भी जाए। जब आते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस के देखने को मिल जाते हैं। अगर हम एनालिसिस करें पिछले एग्जाम में, तो C और C++, HTML, MS ऑफिस की शॉर्टकट कीज, MS PowerPoint, वर्ड, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे। तो मैं आपको क्या करूँगा, जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे ना, हम सब्जेक्ट तो वैसे अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट होते हैं, बट हम सब में उसमें नहीं करेंगे क्लियर। तो मैं बताऊं, जैसे अगर आप एस्टेट करोगे तो आपको पीजीटी करना पड़ेगा। तो अभी से आप 2 चीज़ों के लिए तैयारी रखिए, एक कंप्यूटर साइंस और दूसरा जीके।
एस्टेट में जीके आपके 10 मार्क्स की रहेगी। अगर मैं पीजीटी का आपको थोड़ा सिलेबस बताऊं तो अभी तक जो सिलेबस डिफाइन है वो ही रहेगा। ये आपका 90 मार्क्स का रहेगा, आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड, बट एमसीक्यू में 90 मार्क्स के लिए रहेगा। प्लस में जो 10 मार्क्स है वो सोशियो इकोनॉमिक रहेंगे, जैसे किसी के हस्बैंड नहीं है, किसी के पेरेंट्स फादर नहीं है, या फिर 5 मार्क्स उसके लिए रहेंगे जिसके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब पहले से नहीं है। तो 90 मार्क्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा, आपके 38 to 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे, यानी कि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड रहेंगे, जो कि बहुत बड़ा इसका रेशियो है। फिर आपके रहेंगे 20 to 25 एचआरजी के, ये पीजीटी की मैं स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ। बाकी जो रहेंगे उसमें क्या रहेंगे, 5 हिंदी पूछी जाएगी 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए इंग्लिश पूछी जाएगी, 5 मार्क्स के लिए आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, जो कि क्या होता है, कंप्यूटर होता है बेसिक, जो हमारे लिए बेनिफिट है। अब जैसे जो हिंदी का दे रहा है उसको यहाँ पे बेनिफिट मिल गया, इंग्लिश वालों को 5 मार्क्स यहाँ पर मिल गया, हमें कहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, आईसीटी में। उसके अलावा फिर जनरल साइंस भी पूछ लेते हैं, ये 5 लिख तो रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि पूरे 5 में है, 2 3 कुछ भी पूरे से पूछ सकते हैं, बट इनमें से पूछ सकते हैं। 5 में और क्या पूछता है, करंट अफेयर पूछ लेगा, एंड और क्या पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में, जियोग्राफी पूछ लेगा, ये मिसलेनियस है। बट 2 टॉपिक जो क्या है, 38 to 40 क्वेश्चन हमारे आएंगे कंप्यूटर साइंस से। 22 to 25 कहाँ से आएंगे हमारे, एचआरजी के, हरियाणा जी के। अगर एस्टेट की हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल होते हैं, बट पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए हम जो एस्टेट के लिए हम करके गए हैं काम, उससे थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई चांस नहीं ले सकते हैं। एस्टेट के लिए तो 90 मार्क्स आउट ऑफ 150, वहाँ तो हम सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है कि चलो कोई नहीं, अगर कंप्यूटर साइंस से कुछ क्वेश्चन गलत हुए तो हमारे पास हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, वहाँ से क्वेश्चन सही हो सकते हैं, और 90 मार्क्स ज़्यादा नहीं है। बट पीजीटी स्क्रीनिंग में क्या है, वहाँ पर कॉम्पिटिशन रहेगा। मैंने कहा कि 6000 तो अभी भी है, बट ऐसा मोस्टली होगा भी है कि जब ये एस्टेट रहेगा 2 या 3 जनवरी के बाद, उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर से ओपन करेंगे एडवर्टाइजमेंट को, और जो क्लियर हुआ है वो फिर से उसमें कंपटीशन में आएंगे। अगर हम डेट देखें पीजीटी स्क्रीनिंग की तो 2-3 जनवरी को तो एस्टेट है, उसके बाद मान लीजिए कि अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि अब ये फास्ट ट्रैक में चलेंगी सब चीज़ें, 2-3 जनवरी के बाद रिजल्ट आएगा हमारा लास्ट जनवरी तक, स्टार्टिंग फरवरी तक। मार्च में हम कह रहे हैं कि मिड मार्च या लास्ट मार्च तक आपका पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम ले लिया जाएगा, और इसको जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा जो कोर्स हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो है एस्टेट के लिए भी रहेगा, और जो बच्चे आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे वो पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं, एक एक्सटेंसिव काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई चांस नहीं ले सकते पीजीटी स्क्रीनिंग का। एस्टेट का चल जाता है, मैंने कहा कि 150 में से 90 मार्क्स ज़्यादा नहीं है लेना, बट पीजीटी स्क्रीनिंग में क्या है, वहाँ पे तो आपको कंपटीशन फाइट करना ही पड़ेगा, जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना अच्छा है। तो कंप्यूटर साइंस में मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देता हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स फेवरेट है कंप्यूटर साइंस के लिए। जैसे कि C++, HTML, ये मिसलेनियस में लिख रहा हूँ मैं, MS ऑफिस, ओके, XML पूछ लेते हैं, ये तो मिसलेनियस है। बट जो मेन जो सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में बहुत से वास्ट हैं, बट मैं वही टॉपिक आपको फोकस करूंगा जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। फिर है आपका डेटा स्ट्रक्चर में कैसे पूछे जाएंगे, जैसे कि ट्रीज पूछ लेंगे, बहुत से ट्रीज होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स पूछ लेंगे, एरे, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ये पूछे जाते हैं मोस्टली। अच्छा, और आपका डिजिटल पूछा जाता है, डिजिटल में आपके मेनली क्या पूछे जाते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन अलजेब्रा, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन सोल्व करने। जितने भी आप क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर के अगर आप क्वेश्चंस पिक करोगे, मोस्टली क्वेश्चंस में क्या है, आपको बूलियन अलजेब्रा दिखाएंगे। हम आपको बिल्कुल क्या, जैसे ये कोर्स उनके लिए है जो एक तो आप कह रहे हो कि यार हमने तो पढ़ना ही छोड़ दिया है, मैं पता नहीं कब किया था, आप तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये एज्यूम नहीं करके चल रहा कि आपको सब कुछ आता है, मैं आपको 0 से नहीं -1 से कोर्स लेकर चलेंगे। अगर किसी बच्चे का, कोई भी कैंडिडेट का अगर माइंड वॉश भी है, माइंड बिल्कुल ही साफ है कंप्यूटर के लिए, बट वो फिर भी कंपटीशन फाइट करना चाहता है, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल सूट करेगा। और ये देखो, वो डायमंड चांस है, गोल्डन चांस नहीं है, इट्स डायमंड चांस। पीजीटी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है कंप्यूटर की, जो कि आई थिंक अप्रोक्स 369 समथिंग कुछ ऐसे हैं, बट ये कह रहे हैं कि आई थिंक इसमें 250 तक
प्लस और इसमें ऐड हो सकती है। जब ये री ऐड होगी ना तो कह रहे हैं कि ये 1900 तक जा सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। इसके बाद पता नहीं वैकेंसी कब आई, 2014 में शायद फॉर्म निकले थे, पर अब ये जाके दोबारा फॉर्म निकले। तो इट्स अ डायमंड चांस फॉर अस। सो डिजिटल में हम क्या पूछते हैं, वहां पे बुलियन एक्सप्रेशंस पूछेंगे, बुलियन अलजेब्रास। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पूछ लेते हैं। डिस्क्रीट मैथ में क्या पूछेंगे, वहां पर हम ग्राफ्स देखते हैं, तो वहां पर वो ग्राफ्स पूछ सकते हैं, रिलेशंस पूछ सकते हैं। उसके अलावा क्या रहता है, टीओसी भी आप पूछने लगे। टीओसी में जितने भी मशीन्स रहती हैं पूछता हूँ, एनएफए, डीएफए, लैंग्वेजेस पूछ लेते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, और भी मिसलेनियस सब्जेक्ट्स काफी रहते हैं। और सब्जेक्ट्स देखें तो डेटा कम्युनिकेशंस, डेटा कम्युनिकेशन के बाद और सब्जेक्ट अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पूछते हैं मोस्टली, वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट, उसको तो हम एक स्टेटमेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल, डिस्क्रीट मैथ, टीओसी, डेटा कम्युनिकेशन, मेनली हमारे यही सब्जेक्ट रहते हैं। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, बट मेनली ये सब्जेक्ट है। और ये जो जितने सब्जेक्ट है, इट्स अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। आप ये नहीं कि आप इसको एक बुक ले गए। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि एक बुक ले लेते हैं ऑल इन वन, उसमें क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, फुल फॉर्म्स पढ़ लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ 10 या 15 पेज होंगे। ऐसे आपको एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, वो एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो प्रोसेस मैनेजमेंट देखने को मिलता है, शेड्यूलिंग देखने को मिलती है, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप वहाँ पे एक ऑल इन वन जो बुक आप लेकर आते हो उससे कुछ नहीं होगा, आपको कंसेप्चुअली पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको क्या किया, एक तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या क्या इसके बाइफर्केशंस हैं मार्क्स के। अब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हम करवा देते हैं। तो आज हम एक इट्स लाइक अ डेमो लेक्चर। अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल मैं कह रहा था कि आपको बहुत ही आराम तरीके से पढ़ाएंगे, चाहे आपको आता है या नहीं आता हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में से ना बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे सी वालों भाई मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं इससे। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट हम वही करेंगे फोकस जिस पे जो एस्टेट में मोस्टली पूछे जाते हैं। इसमें कैसे पूछे जाते हैं, देखो एस्टेट में क्या होगा ना, आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इनपुट पे पूछ लेगा इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं, और आपको कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो हमें स्कोर के लिए नहीं कि हम छोड़ सकते, नहीं, हमें कोई भी मार्क्स लीव नहीं करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन फ्रेम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ, ऑप्शन में दिया होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेनली जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे दो टाइप के रहते हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो किसी सिस्टम के लिए काम करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर काम करेंगे, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। अगर एप्लीकेशन हम देखें जैसे कि हमारा MS ऑफिस, ठीक है, एडोबी फोटोशॉप, जितने भी हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जैसे एंड्रॉइड में हम कहते हैं ना कि ये ऐप डाउनलोड की क्या तूने, तो वही एप्लीकेशन, ऐप फॉर एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं हमारे, मेनली हमारे आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके, और भी बहुत से एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो मैंने कहा क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि जैसे आपके पास ऑप्शन दिया होगा कि फॉलोइंग में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडो आपका एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत से वर्जन है, XP, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 2000, लिनक्स, यूनिक्स, Ubuntu, रेड हैट, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है लाइनक्स के, और अलग से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर अब ये सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए, अगर हम मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो जो सबसे जो मोस्टली यूज है वो क्या है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट्स अ सॉफ्टवेयर सिस्टम।
टाइप्स ऑफ देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी बहुत से टाइप है, बट ये मोस्टली यूज्ड है, अगर जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स के लिए। मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग देखने में लगता है कि बहुत इजी है, बट जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो थोड़ा सा उसमें डिफर करता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर कई जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन तीन चीजों में से, जो ये तीन चीजें हैं यहाँ पे, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इन तीन ऑपरेटिंग सिस्टम में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये तीनों ही मल्टी प्रोग्रामिंग, तीनों ही मल्टी इसमें वर्ड लिखा हुआ है, बच्चे सोचेंगे कि एक साथ इसमें एक से ज्यादा काम एक साथ में हो रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, आप सही सोच रहे हो, यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस की बात करें ना, प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस इज अ सिंपल प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एक प्रोग्राम ही होती है बट इन एक्टिव एंटिटी, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अगर कोई हमने प्रोग्राम बनाया है, वो हार्ड डिस्क में है अभी, जब उसको हम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम उसको रन करते हैं, तब वो कहां पर आ जाता है? हमारे रैम में। और जब रैम में वो प्रोग्राम आ जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस हमारा एक एक्टिव एंटिटी है, एक्टिव एंटिटी। प्रोग्राम क्या है हमारा? पैसिव एंटिटी। जब तक प्रोग्राम हमारा हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, उसको जब वो रन नहीं हो रहा तब तक वो प्रोग्राम है। अगर हमने उसको रन कर दिया, उसको हमने मेन मेमोरी में उसमें लेकर आए, तब वो क्या हो जाएगा? प्रोसेस। तो ये जो तीनों मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग आप सही समझ रहे हो, यहाँ पे क्या तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? एक से ज्यादा प्रोसेस, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक साथ काम करते हैं। बट ये तीनों अलग लिखे हुए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है? देखो, एक होता है यूनि प्रोसेसर, जो हम कंप्यूटर जनरली यूज करते हैं, लैपटॉप घरों में, कंप्यूटर लैब में जो हम पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो हमारे सारे यूनि प्रोसेसर होते हैं। यूनि प्रोसेसर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सिंगल प्रोसेसर लगा, वो हमारे क्या है? यूनि प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसिंग में इसका अपोजिट हम देखें तो यूनि प्रोसेसर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, वन। अगर कोई कंप्यूटर जो हम मोस्टली यूज करते हैं लैपटॉप में, अगर उसमें एक प्रोसेसर है तो वो एक टाइम पे, एट वन टाइम, सिर्फ सिंगल प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट कर पाएगा। बट वो मल्टी प्रोग्रामिंग भी होते हैं, वो मल्टीटास्किंग भी होते हैं। हम जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वो यूनि प्रोसेसर है, जो हम उस पर हम जनरली काम करते हैं। यूनि प्रोसेसर मैंने कहा एक टाइम पर एक ही प्रोसेस कंप्लीट करेगा, बट वो मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, वो मल्टीटास्किंग होते हैं, वो मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होते। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कि एक से ज्यादा प्रोसेस कर सकते हैं, बट मैंने कहा सिंगल प्रोसेस तो सिंगल ही प्रोसेस करेगा, जो सिंगल प्रोसेसर है वो सिंगल एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इट्स अ टाइप ऑफ इल्यूजन। ये इल्यूजन होता है कि यूजर्स को कि यस, ये एक से ज्यादा प्रोसेस कंटिन्यूअस एग्जीक्यूट हो, ऐसा नहीं होता, वहां पर टाइम शेयरिंग क्वांटम आ जाते हैं। तो यही होते हैं हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग। अब देख लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग क्या होता है। सबसे पहले मल्टीटास्किंग देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो क्या करता है कि मान लीजिए कि आपने 5 प्रोसेस कंटिन्यूअस चला दी, या फिर बैकग्राउंड में एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, 5 प्रोसेस। तो मल्टीटास्किंग जो फीचर होता है किसी भी यूनि प्रोसेसर या विंडो का, वो क्या करेगा? उनको एक टाइम बाउंड, एक टाइम स्लाइस दे देगा, 5 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 5 सेकेंड लें, तो क्या करेगा कि जो 5 प्रोसेस चल रही है यूजर के लिए वो एग्जीक्यूट हो रही है साइमल्टेनियसली, बट अगर हम डीप डाउन देखें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, वहां पर एक टाइम पर एक ही प्रोसेस है। एक प्रोसेस P1 है, एग्जीक्यूट हुआ 5 सेकेंड के लिए, फिर से वापस रेडी क्यू या क्यू में लग गया। उसके बाद फिर दूसरी प्रोसेस की बारी, वो भी 5 सेकेंड के लिए, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए, फिर फोर्थ 5 सेकेंड के लिए, उसके बाद फिर से प्रोसेस 1 भी 5 सेकेंड के लिए। तो इल्यूजन होता है यूजर्स को कि यस, एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। बट अगर कंप्यूटर यूनि प्रोसेसर है तो वो कभी भी एक से ज्यादा प्रोसेस को हैंडल नहीं कर सकता, नेवर, जो हम अपने जनरली यूज करते हैं। अगर हम पढ़ते हैं ना कि मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा है कंप्यूटर, नहीं,
मल्टी प्रोसेसिंग नहीं करता अगर एक प्रोसेसर है तो वहां पर इलीजन नहीं होता है हमें ऐसे। जैसे आप एग्जांपल कर लेते हो, आप किसी ड्राइव में कॉपी कर रहे हो, कॉपी बहुत फास्ट हो रही है, आप उसके साथ में कोई और कॉपी लगा देते हो, कॉपी दोनों हो रही है, बिल्कुल सेम प्रोसेस हो रही है, बट स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों? वहां पर वो टाइम को उसने बांट दिया वहां पर। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है, टाइम क्वांटम आ जाता है 5 सेकंड्स का। एक प्रोसेस है वहां पर काम कर रही है, 5 सेकंड कंप्लीट, उसको वापस रिज्यूम करना ही होगा, वहां पर प्रीएम्प्ट करना ही पड़ेगा उसको। बट मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, यहाँ पर भी हम यही बोलते हैं कि एक से ज्यादा प्रोसेस को साइमल्टेनियसली हैंडल करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में ये होता है कि यहाँ पर मल्टीटास्किंग में तो 5 प्रोसेस है, उसको हर 5 सेकंड के बाद प्रिंट होना ही पड़ेगा। प्रिम्पशन मतलब जो हम रिज्यूम करेंगे बाद में। यहाँ पर वो फोर्सफुली प्रिंट हो रही है, फोर्सफुली उससे प्रोसेसर छीन लिया जा रहा है 5 सेकंड के बाद, क्योंकि वहां पर जो टाइम है वो फिक्स है कि आपको एक प्रोसेस को 5 सेकंड ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको रिज्यूम होना ही पड़ेगा, बाद में आपको सेट करना पड़ेगा। बट मल्टी प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं कहता है, वो कहता है कि देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला जो हमारा मोटिव है वो है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। हम चाहते हैं कि हम अपने सीपीयू का 100% यूटिलाइज करें, उसको बिल्कुल भी हम खाली नहीं बैठने देते हैं। हम कहेंगे यस, इसको काम करते ही रहना चाहिए, तभी हमारा थ्रूपुट, तभी हमारा अचीवमेंट अच्छा रहेगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग कहता है कि प्रोसेस काम कर रही है ओके, बट कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो यूजर से इनपुट के लिए वेट करती है, किसी रिसोर्स के लिए इनपुट करती है, उस टाइम सीपीयू काम नहीं कर रहा था, सीपीयू के लिए तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि प्रोग्राम कोई प्रोसेस है वो किसी इनपुट के लिए वेट कर रही है। जैसे कि कई बार आ जाता है ना कि प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, वो वेट कर रही है प्रोसेस वहां पर, जब तक कि यूजर वहां पर कोई पी या कोई की या कोई एंटर प्रेस नहीं करेगा तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो वहां पर वो आइडल है सीपीयू, बट हमें आइडल नहीं रहने देना है। तब भी अगर जब भी ऐसी कोई प्रोसेस आए कि वो किसी चीज के लिए वेट कर रही है, उसको तुरंत रेडी क्यू या तुरंत उसको वेटिंग क्यू में डाल दो, और कोई और प्रोसेस जो वेट कर रही है सीपीयू के लिए उसको हम क्या कर देते हैं, सीपीयू को असाइन कर देते हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में एक टाइम क्वांटम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद प्रोसेसर छीन लिया जाता है प्रोसेस से। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर कोई प्रोसेस वेट कर रही है या कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो उससे हम क्या करते हैं कि सीपीयू आइडल ना हो उस वजह से हम क्या करते हैं, दूसरी प्रोसेस को प्रोसेसर दे देते हैं। तो ये था हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। यहाँ पर फोर्सफुली छीन लेते हैं, यहाँ पर हम फोर्सफुली नहीं छीनते। अगर कोई प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है बिना किसी प्रॉब्लम के तब उसको हम होने देते हैं, वहां पे उसको हम प्रिंट नहीं करते। अगर वेट कर रही है देन हम कहेंगे नहीं भाई आप वेट बाहर जाके कीजिए, हमें कोई और प्रोसेस को भी प्रोसेस देना है ऐसा। अब मल्टी प्रोसेसिंग सिंपल है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं जिस कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं। ये अलग हमारे जो साइंटिफिक पर्पस के लिए या जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि मल्टी प्रोसेसर ओके। अब जो फोर्थ वन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ जो है हमारा वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम, यहाँ पर टाइम है, टाइम से जो बाउंड है, जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां कोई प्रोसेस पर हमारा बाउंडिंग रहती है, टाइम की बाउंडिंग, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम की जो अभी टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेसर को काम करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बैंकिंग स्टेटमेंट। हमने पैसा यहाँ पर इंसर्ट किया तो आप कहीं भी किसी भी बैंक में जाकर या अपने मोबाइल से चेक कर सकते हो कि बैलेंस वहां पर अपडेट हो जाता है ओके। तो यहाँ पर टाइम की बाउंडिंग होती है, बट टाइम की बाउंडिंग के लिए भी यहाँ पर दो सिनेरियो है, एक है सॉफ्ट रियल टाइम, एक है हमारा हार्ड रियल टाइम। रियल टाइम यानी कि यहाँ पर भी टाइम बाउंडेशन रहेगी, बट यहाँ पर टाइम बाउंडेशन सॉफ्ट रहेगी। यहाँ पर हार्ड यानी कि जो आपकी डेडलाइन है उसको उससे पहले आपको अचीव करना ही है आपका जो भी प्रोसेसिंग है। बट सॉफ्ट राइल कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डेडलाइन से आप आगे भी निकल गए हो तब भी आप कर सकते हो, बट वहां पर भी कोई ना कोई तो टाइम बाउंड रहेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कभी भी नहीं, सॉफ्ट रहेगा, थोड़ा सा वहां पे आपको कंपनसेशन मिलेगा। जैसे बैंकिंग सिस्टम है, कई बार कहते हैं ना कि यार मैंने पैसे तो डलवा दिए हैं बट अभी आ नहीं रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा। हम एटीएम से हमने पैसे निकाल लिए, उसी टाइम मैसेज आ जाता है हमारे मोबाइल में कि आपने विड्रॉ किए। सम टाइम होता है मैसेज नहीं आता है, सम टाइम बैंक में भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो वो सॉफ्ट रियल टाइम है। रियल टाइम यानी कि टाइम बाउंडेशन है, पैसा निकाला उसको आना चाहिए मैसेज को, बट वहां पर नहीं आ रहा, टाइम डिले है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्ट रियल टाइम में अगर डेडलाइन आगे निकल भी गई देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हार्ड रियल टाइम कहता है कि नहीं, आपके पास एक प्रॉपर डेडलाइन है, अगर इस तक आपने कोई एग्जीक्यूट कर दिया प्रोसेस तो सही है, अदरवाइज आपको आगे जाने की कोई परमिशन नहीं है। परमिशन यानी कि प्रोसेस को टर्मिनेट करो एबनॉर्मली। अगर डेडलाइन से पहले कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई देन ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हम चाहते थे। डेडलाइन से आगे निकल गए, नहीं ये हम एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप आगे निकल जाते हो देन आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा। बट सॉफ्ट रियल टाइम में क्या कह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे निकल सकते हो, आप डेडलाइन से आगे निकल सकते हो। हार्ड रियल टाइम कहता है नहीं, आप आगे नहीं निकल सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे कि कोई हम एक मूवी थी रोबोट मूवी रजनीकांत की, जो जिसमें डैनी था फर्स्ट पार्ट में, वो जब अपने रोबोट बना रहा होता ना, उसमें वो उसको कमांड देता है कि पिक द गन एंड शूट। उस टाइम वो कमांड नहीं लेता, बट बाद में वो कह रहा है कि इट्स ए यूजलेस रोबोट, बट बाद में वो कुछ सोच रहा होता है, वो तब एक्टिव हो जाती है उसकी कमांड, और तब वो क्या करता है, वो शूट करने की कोशिश करता है। अब जैसे कोई मिसाइल्स, अगर हम जो बड़े बड़े कंट्री होते हैं वो मिसाइल कंट्रोल करते हैं कि कंप्यूटराइज ही मिसाइल्स होती हैं जो, अगर उसने वहां पर बटन प्रेस किया तो विद इन 5 सेकेंड ही वो लॉन्च होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार कुछ प्रॉब्लम हो गई, अरे यार ये तो प्रेस ही नहीं हो रहा, प्रेस हो गया, बाद में आधे घंटे बाद लॉन्च हो रही है, वो अब तब तक उसकी बात हो चुकी है, चलो ठीक है अब मिसाइल लॉन्च नहीं करेंगे। बट यही तो होता है कि हार्ड टाइम रियल टाइम, कि अगर विद इन 5 सेकेंड मिसाइल लॉन्च नहीं हुई तो 5 सेकेंड के बाद वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आधे घंटे बाद या कल को बंदा सोया हुआ 12 बजे वो लॉन्च हो गई है। तो हार्ड रियल टाइम का यही ऑप्शन रहता है। फिर है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही सिंपल है। पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता प्रोसेस के साथ में। वो यहाँ पर प्रोसेस को हम जॉब्स बोलते हैं। मुझे कुछ काम करना है तो मैं जॉब्स क्रिएट करूंगा। पहले पंच कार्ड होते थे बहुत पहले, तो मुझे पंच कार्ड लेके आना होता था, और वो जहाँ पर ऑपरेटर होता मैं उसको वहां पर क्या कर देता, उनको दे देता कि ये मुझे एग्जीक्यूट करना है। जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, उनको बैच क्रिएट कर लेता है। बैच होता है ग्रुप, वो बैच उस टाइप से बैचिंग करता है कि ये सिमिलर प्रोसेस टाइप है, इनको हम कंप्यूटर को दे देते हैं। ये सिमिलर क्लस्टर है, इनको हम उसको कर देते हैं। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पहले हम यूज करते थे, बट जो मैंने ऊपर जो 4 ऑपरेटिंग सिस्टम करवाए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे। मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत से ज्यादा इसमें। मैंने कहा एस्टेट कंप्यूटर में आपको बिल्कुल डीप डाउन जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही पूछता है। हम उन्हीं पे फोकस करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी करेंगे हम, क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।